नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसी भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए, आजकल किसान भाई फसलों में कीटों के नियंत्रण के लिए विभिन्न कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं और इन कीटनाशकों का जहरीला प्रभाव फसलों के उत्पादों पर देखा जा रहा है, जिनको खाने पर मनुष्य में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। साथ ही ये रसायन काफी महंगे भी होते हैं। अगर किसान भाइयों आप अपने स्तर पर नीम आधारित कीटनाशक बनाकर फसलों में उपयोग करते हैं तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। परंतु कैसे बनाए नीम आधारित कीटनाशक और इससे कौन कौन से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं श्रीकंठ नरेन कृषि महाविद्यालय जोबनेर के डॉक्टर अख्तर हुसैन। आज के दौर में किसान भाई अधिक फल तथा सब्जियों के उत्पादन प्राप्त करने के लिए कीटनाशक रसायनों का अंधाधुंध मात्रा में उपयोग कर रहे हैं और उसके कई दुष्परिणाम मनुष्य के सेहत पर तथा पर्यावरण पर दिखाई दे रहे हैं। किसान भाइयों की तमाम फसलों में कीड़ों की समस्या हमेशा से रही है और पुराने जमाने से लेकर आज तक कीटों की रोकथाम के लिए रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल काफी अरसे से लगातार हो रहा है। पहले तो इसके खराब असर को ज्यादा महसूस नहीं किया गया, मगर अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि रासायनिक कीटनाशक इंसानों की सेहत के लिए बेहद घातक होते हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि रासायनिक कीटनाशकों के बगैर काम चलाने का। ऐसे में कुदरती खूबियों से भरपूर नीम का इस्तेमाल काफी कारगर साबित हो रहा है और नीम के कीटनाशक तत्वों की जांच पड़ताल को लेकर भारत समेत कई देशों में खोजबीन की गई है। तमाम प्रयोगों के बाद ये हकीकत सामने आई है कि नीम के पेड़ के फल, बीज, दाल, तना और पत्तियों में असरदार कीटनाशक की खूबियां मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नीम आधारित पेस्टिसाइड्स क्या हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीम एक बहुगुणकारी पेड़ है और इसके प्रत्येक भाग में अजारिडेक्टिन नामक रसायन तत्व पाया जाता है, जिसमें कीट को मारने की, रोगों को मारने की, जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। और साथ ही फसलों में इसका उपयोग करने से फसलों में इसका अवशेष भी नहीं आता है, साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। और इसमें जो अजारिडेक्टिन तत्व नामक जो तत्व है उसका उपयोग हम फसलों में और सब्जियों में करके हम उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और हमारे उत्पाद की गुणवत्ता को भी सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने नीम आधारित पेस्टिसाइड के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं नीम निर्मित पेस्टिसाइड बनाने की विधि और इसके इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में, जो इस प्रकार है। वैसे तो नीम आधारित जो पेस्टिसाइड्स हैं बाजार में कई नामों से उपलब्ध हैं। उनमें भी अजारिडेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है, रसायन आता है, जैसे कि निम्बिसिडीन, निम्बान, नीम गार्ड, अचू, रक्षक आदि कई नामों से ये बाजार में उपलब्ध है। और सरलतम बात यह है कि किसान भाई अपने खेत पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। इसके लिए किसान भाइयों, जब नीम की निमोलियां हैं वो हमें इकट्ठी करनी होती है, साथ ही उनको धूप में सुखा। इन निमोलियों को 1 किलोग्राम निमोली या नीम की पत्तियां सूखी हुई, उनको चटनी नुमा बारीक पीस लें और उनको एक मसलिन क्लॉथ जो छनछना कपड़ा आता है उसमें पोटली बना करके बांध लें और पानी के अंदर भिगो करके रात भर रख दें। इसको पानी में भिगो कर रखने से इसके अंदर का जो अजारिडेक्टिन तत्व है वो हमारे पानी में एकत्रित हो जाएगा। अब ये जो तत्व पानी में अजारिडेक्टिन आ गया है उसको 10 लीटर पानी में मिला करके
हम फसलों में या सब्जियों में उपयोग करते हैं। साथ ही नीम की पत्तियां 5 किलोग्राम 10 लीटर पानी में तब तक उबालें जब तक ये 2.5 लीटर नहीं रह जाए। 2.5 लीटर पानी रह जाए। ये नीम युक्त दवा 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ धान की फसल में छिड़काव करने पर धान की गंदी बग, हरा फुदका, भूरा फुदका तथा रस चूसने वाले विभिन्न कीट जो हैं उनसे धान की फसल को बचाया जा सकता है। इसी तरीके से जो हमारी सब्जियां हैं, भिंडी, बैंगन, टमाटर आदि में जो फल छेदक कीट का प्रकोप होता है को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल घोल का 1 से 2 लीटर की मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करने से इसकी प्रभावी रोकथाम हो सके। नीम के तेल का 2% घोल का प्रयोग कर जो बीमारी आती है चूर्णित आसिता, जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, उस रोग की रोकथाम भी प्रभावी रूप से होती है। इसी प्रकार नीम के 0.5% घोल का प्रयोग करने से कद्दू वर्गीय फसलों में 10 दिन के अंतराल पर करने से रोग नियंत्रित होते हैं और साथ ही पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। नीम की पत्ती या नीम की खड़ी के पानी के घोल से तैयार करने के बाद में जब पौधरोपण हम किसी सब्जी का करते हैं उससे पहले उनकी जड़ों को इस नीम के घोल के पानी में डुबोकर हम उसको पौध को खेत में लगाते हैं तो उससे जो सूत्रकृमि की संख्या में कमी आती है और जो जड़ों में ये गांठें बना देती है उसका ये निवारण करती है। साथ ही नीम, टमाटर, बैंगन तथा मिर्च के खेत में नीम की खड़ी करीब 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भूमि का उपचार करने पर सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण होता है। अन्न भंडारण के अंदर भी कई प्रकार के कीट लगते हैं और उनकी रोकथाम के लिए भी ये नीम एक कारगर उपाय है। नीम आधारित पेस्टिसाइड के लाभ इसे किसान अपने स्तर पर कम खर्चे में आसानी से बना सकते हैं। इससे कीटों का नियंत्रण हो जाता है। इसका पर्यावरण एवं फसल उत्पाद पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरीके से प्यारे किसान भाइयों, नीम जो बहुका गुणकारी वृक्ष है उसका हम इस्तेमाल खेती में कीट एवं रोगों को रोकथाम के लिए करके पर्यावरण और मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव आदि से हम निजात पा सकते हैं। साथ ही हमारी जो पैदावार है वो भी गुणवत्ता वाली पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। बेल भारत के उत्तरी भागों में उगाया जाने वाला प्राचीन फलों में से एक फल है। बेल के पत्ते और फल मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। बेल की बागवानी सामान्य भूमियों सहित ऊसर, बंजर, बेकार पड़ी भूमि पर भी की जा सकती है। हमारे किसान भाई उन्नत किस्मों का चुनाव करके इसकी बागवानी करें तो इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो जो किसान भाई बेल की बागवानी करना चाहते हैं वे किन किन तकनीकी बातों को ध्यान में रखें, आइए जानते हैं उद्यान निरीक्षक अनिल सिंह से। बेल की प्रजातियां जो मुख्य रूप से हमारे किसान भाई लगाते हैं अपने अपने स्थान के हिसाब से, जैसे इधर नरेंद्र बेल 5 और नरेंद्र बेल 7 विकसित की गई हैं। मध्यम आकार में इनका फल होता है और इसका छिलका भी जो है पतला होता है और इसमें बीज की मात्रा बहुत ही कम होती है और खाने में स्वादिष्ट होता है। इसी प्रकार से नरेंद्र बेल 1 जो है ये नई प्रजाति जो है ये गुच्छे में फलती है और इसका जो विकास किया गया है और ये केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान पर इसके पौधे उपलब्ध हैं। वहाँ पर ये प्रजाति मिलेगी और वहाँ से किसान भाई इसको लगा सकते हैं। इंदौर कागजी ये जो है इंदौर सीडलेस, ये इंदौर कागजी जो है ये प्रजाति भी काफ़ी मशहूर है। बेल लगाने के लिए जो बरसात का मौसम है उपयुक्त है और इसके लगाने के लिए लेआउट करके और इसके गड्ढे खुदाई करके इसके रोपण की तैयारी हम करें। सबसे पहले तो बेल रोपण के लिए 2 से 2.5 फीट तक गहराई में और उतना ही गोलाई या चौकोर आकार में जो है उसमें गड्ढे की खुदाई
2.5 फीट ऊपर उसका व्यास हो, तो गड्ढे की खुदाई हम कर लेते हैं। जून के आखिरी माह में या जुलाई के प्रारंभ में हम आधा मिट्टी जो उसमें हम फैला कर रखे हुए हैं और उतना ही सड़ी हुई गोबर खाद उससे मिला करके और उस गड्ढे की हम भराई कर देते हैं और ज़मीन से थोड़ा ऊंचे उठे हुए तक मिट्टी भरते हैं और 2-3 अच्छी बरसात जब हो जाए और वो मिट्टी बैठ जाए, तब उसके बाद हम बेल के पौधे जो हमारी राजकीय पौधशालाओं पर या अच्छी जानी हुई किसी नर्सरी से ले आ करके और फिर हम उसका रोपण करते हैं और उसके पिंडी के बराबर वहाँ से मिट्टी निकाल करके फिर बेल के पौधे को वहाँ पर स्थापित कर देते हैं। अगर आपने किसी कारण गर्मी में गड्ढे की खुदाई नहीं की है और आपको रोपाई करनी है, तो उस दशा में अभी भी गड्ढा खुदाई करके 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें और जरूरी खाद, उर्वरक और कीटनाशी मिलाकर गड्ढे की भराई कर दें और अच्छी बरसात हो जाने के बाद पौधों की रोपाई करें। और इनकी दूरी, जहाँ पर पौधे बड़े आकार के होते हैं तो वहाँ पर इनकी दूरी 8 मीटर लाइन से लाइन और 8 मीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं। लेकिन कुछ प्रजातियाँ जो छोटी हैं, जैसे नरेंद्र बेल 7 है, तो इसको 6 मीटर दूरी पर भी हमारे किसान भाई इसका रोपण करते हैं और अच्छा उत्पादन उससे उनको प्राप्त होता है। और इसमें थाले बना देते हैं, तो बरसात के समय तो इसमें सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके बाद जब बरसात का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो जाड़े के सीज़न में करीब 1 माह के अंतर पर और गर्मी के सीज़न में 15 दिन के अंतर पर इसकी सिंचाई करते हैं, नमी बराबर बनी रहे। बेल के पौधे में ये भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें हमको आगे चल कर के इसका पोषण करना है। पोषण करने के लिए प्रतिवर्ष इसको 25 से 50 किलो तक सड़ी गोबर की खाद प्रति थाले में हम इसको देंगे और इसको अन्य पोषण के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा में तत्व के रूप में नाइट्रोजन 75 ग्राम, पोटाश की मात्रा भी 75 ग्राम और फास्फोरस 40 ग्राम, ये तत्व के रूप में इसको हम प्रतिवर्ष प्रति पौध के हिसाब से इसको हम उपलब्ध कराएंगे। और बेहतर होगा कि इसको हम एक बार और जनवरी फरवरी में एक बार, 2 बार में इसको हम अगर उपलब्ध करा देते हैं तो हमारे पौधे ये स्वस्थ बने रहेंगे और ये इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और 5 वर्ष तक इसकी मात्रा को प्रतिवर्ष इतना ही हम बढ़ाते चलेंगे। 6ठे वर्ष से पौधे की जो ये मात्रा है उसको हम निश्चित कर देंगे और उतना प्रतिवर्ष इस पौधे को हम इनको देते रहेंगे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम सैमरी, जिला उदयपुर के कृषक ओम प्रकाश ने। आप तिल की फसल में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो ओम प्रकाश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हम आपको अब तिल की फसल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि लगभग तिल आपकी महीने भर की हो चुकी होगी। और किसान भाई, हम आपको ये भी बता दें कि तिल एक ऐसी फसल है जिसे हम कैच क्रॉप और कैश क्रॉप दोनों के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे किसान भाई भी होंगे जिन्होंने कि शुरुआत में तिल नहीं बो पाई होगी, उनके लिए भी समय अब अगस्त वीक में भी बुआई कर सकते हैं। वो तिल की फसल में विभिन्न खरपतवारों का प्रकोप होता रहता है। अगर किसानों द्वारा समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल की पैदावार बहुत कम होती है। तो किस प्रकार से करें तिल की फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंधन, आइए जानते हैं। तो खरपतवार प्रबंधन में अगर हम बात करें तो इसके लिए हम बोलते हैं कि चाहे लाइन से लाइन यदि हमने बुआई की है तो उनमें आपका हो चला करके मेंटेन कर सकते हैं। खुरपी है, कुदाली है, या हम हंसिए की तरह से हंसिए से निकाल सकते हैं।
तीसरा जो आपको प्रबंधन में बता रहा हूँ वो है आपका जल प्रबंधन का। किसान भाई, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक ऐसी फसल है जहाँ पर कि इसको हर तरह से बचाना है, कम पानी हो ज़्यादा पानी। दूसरी चीज़ें, यदि आपका कहीं पानी भरने की यदि व्यवस्था आ रही फील्ड में, तो आप गहरी नाली बना करके उसको इमीडिएट जितना जल्दी हो सके उसका पानी निकाल दें। अदरवाइज 24 से लेकर 48 घंटे तक यदि खेत में पानी यदि डूबा रह गया तो सारी फसल आपकी नष्ट हो सकती है। तिल की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप तिल की फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें। तो किसान भाई शेष बची यूरिया की मात्रा को 30 से 35 दिन पर फसल में उपयोग करें। किसान भाइयों, तिल की फसल में कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप होता रहता है, तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए किस प्रकार से करें कीट रोगों का नियंत्रण, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। तो आप सबसे पहले ध्यान दें कि कोई भी पौधा यदि आपको फील्ड में जैसे लगे कि उसकी पत्तियां नीचे से गल रही हैं या पत्तियों के ऊपर से कोई गलाव यदि आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आप फंजीसाइड, जिसे हम फफूंदनाशक बोलते हैं, उनमें आपका कार्बेंडाजिम 12% और आपका डाइथेनियम M45 जिसे हम मैनकोजेब बोलते हैं, ये आपका करीब 63% का कॉम्बिनेशन बाजार में उपलब्ध है। इसे आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं और लगभग 90 से लेके 95% तक या 100% तक माने आपको उससे निजात मिलेगी। तिल में अगर हम बात करें कीड़ों का, इनमें भी 2 तरह के कीट लगते हैं। एक सकिंग जो आपका रस चूसते हैं पौधों से, और दूसरा ऐसे कीड़े हैं जो पत्तियों को खाते हैं। तिल के फसल में यदि आप फील्ड में किसान भाई जाते हैं, यदि आपको लगे कि पत्तियों को ऊपर से अगर कोई कीड़ा काट रहा है, तो इसके लिए सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा जो हम किसानों को रिकमेंड करते हैं वो होता है क्लोरोपाइरीफास। इस क्लोरोपाइरीफास को डालने से न सिर्फ आप पत्तियों को जो काट रहे हैं उनसे रक्षा होती है, बल्कि ये क्लोरोपाइरीफास आपके पत्तियों से होते हुए मिट्टी में भी जाता है और मिट्टी में अगर दीमक और कीड़े जो कट करते हैं फसल को, वो अगर मौजूद हैं, उनसे भी इसकी रक्षा होती है। 50 EC का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई, यदि मिल रहा है तो इसको 1 ml पर लीटर जरूर इसको प्रयोग करें। और ध्यान दें ऐसे समय में आप प्रयोग करें जिस समय की बहुत ज़्यादा धूप न हो। दूसरे ऐसे हैं जैसे बहुत सारे आप फील्ड में जाएंगे किसान भाई, देखेंगे कि आपने पत्तियां जैसे इस तरह से किया, हिलाएंगे तो क्या होता है, बहुत सारे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े जैसे जेसिड्स हैं आपके, या तो सफ़ेद मक्खियां बहुत सारा ये फैलती हैं, उसमें रहती हैं ये। इसके लिए आपका इमिडाक्लोरोपिड 0.5 ml पर लीटर, ये इसका आप रिकमेंडेशन है, या 1 ग्राम पर लीटर यदि चूर्ण में यदि है तो ये। और इसको भी ध्यान दें किसान भाई, यदि आपने एक बार यदि इस कीटनाशक को यदि डाला है तो 10 दिन गिन के 10वें दिन आपका फिर इसका रिपीटेशन होना चाहिए। रिपीट इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ करने के लिए कि हम जब भी कोई दवा प्रयोग करते हैं, ये जितने एडल्ट होते हैं उनको ही मारता है या इल्लियों को मारता है, लेकिन जो एग्स हैं जो अभी बचे हुए हैं उनको नहीं मार पाता ये। तो उससे क्या होता है, 10 दिन बाद जब अगर उससे एक से यदि इल्लियाँ या लार्वे जो निकलती हैं, तो वो जो बचे हुए हैं 10 दिन बाद वो भी अब दोबारा रिपीट करने पर वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो पूरी क्रॉप की फसल तक आपको किसी भी और तरह के आपको केमिकल्स या इंसेक्टिसाइड की डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है आपके भरपूर कीट प्रबंधन। अगर ये कही गई बातों के यदि आप अपनाते हो तो कोई भी तरह का कीट आपकी फसल पर नहीं लगेगा, फसल आपकी रोग मुक्त रहेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।